So guys, we are going to move towards the next topic for today, that is aftermath of Swadeshi movement. So till here अभी हम लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट को काफ़ी लैबोरेटली कवर अप करके रखा है इन आवर लास्ट लेक्चर. इन स्वदेशी मूवमेंट वी हैड सीन कि हाउ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनविसाज्ड बाय वाइसरॉय कर्जन इन ऑर्डर टू डिवाइड इंडियाज नेशनलिज्म. इंडिया के नेशनलिज्म को डिवाइड करने के लिए पहले रिलीजन एंड देयर आफ्टर लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स वेर हार्नेस बाय वाइसरॉय कर्जन. हम लोगों ने देखा हुआ था कि होम सेक्रेटरी रीसले हैड गिवन दैट वेरी फेमस स्टेटमेंट कि बंगाल यूनाइटेड इज़ अ पावर एंड बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन सेवरल डिफरेंट वेज. ये पुल इन सेवरल डिफरेंट वेज फिर ग्राउंड लेवल पे ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली इंप्लीमेंट भी करके रखा था. वी हैड सीन कि जैसे ही मूवमेंट चालू हुई एंटी पार्टीशन मूवमेंट, ब्रिटिशर्स ट्राइड टू हार्नेस हिंदूज वर्सेस मुस्लिम, मुस्लिम वर्सेस हिंदूज, एज वेल एज बंगाली वर्सेस हिंदी सेंटीमेंट एट अ ग्राउंड लेवल. हमने ये भी देख के रखा था कि कैसे वाइसरॉय कर्जन हिमसेल्फ हैड रोम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन ऑर्डर टू बेसिकली प्रोपोगेट आइडियोलॉजी ऑफ डिवीजन इन आवर कंट्री. नेशनलिज्म तो उसके वजह से डिवाइड हो गया एंड वी हैड सीन कि हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी, बंगाली वर्सेस हिंदी डिसयूनिटी एंड फर्दर मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट डिसयूनिटी इन आवर कंट्री. फिर हमने ये भी देखा था कि बाय 1907 जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन खत्म हो गया, द बाय एंड लार्ज मूवमेंट डाइड. मूवमेंट भले ही मर चुकी है बट वी नीड टू सी कि एग्जैक्टली फिर पार्टीशन का हुआ क्या. एंड दैट इज़ वाई वी कैन से बाय एंड लार्ज दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट और आफ्टरमाथ ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. वी कैन से आफ्टरमाथ ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इटसेल्फ इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डिवाइड इनटू 3 पिलर. सबसे पहले तो आज हम लोगों को ये देखना है कि पार्टीशन का हुआ क्या, बिकॉज देयर वॉज एन एलिमेंट ऑफ द पार्टीशन. देयर आफ्टर वी हैव टू सी कि एग्जैक्टली फिर जो मॉडरेट एंड एज वेल एज मुस्लिम सेक्शन को जो प्रोमिसेस दिए गए थे, अब वो प्रोमिसेस का आगे क्या हुआ. एंड देयर आफ्टर वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म, दैट इज़ फॉर नेक्स्ट लेक्चर. एंड उसके बाद में फिर होम रूल लीग मूवमेंट, एंड वंस दैट इज डन देन वी विल एंटर इनटू द era of Gandhian politics. That will be the rough flow over the period of next 3 to 4 lecture. So let's just move forward to this particular lecture and we'll try to understand कि अब 1907 to 1912 के बीच में अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स इंडिया का विच वॉज हॉवर्ड अराउंड पार्टीशन ऑफ बंगाल, हमने 1907 में कल गाड़ी रोकी थी अपनी, तो वी नीड टू टेक इट फॉरवर्ड एंड वी नीड टू सी एग्जैक्टली अब डेवलपमेंट ड्यूरिंग द सीड पीरियड हुए कैसे. बट अगेन आगे जाने से पहले विल गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी on the telegram channel of ours guys, and if you want to ask any question directly to me then feel free to ask it to me on the Instagram channel of ours. So let's just move forward कि अब exactly स्वदेशी मूवमेंट कोलैप्स होने के बाद हुआ क्या. This is something that we had discussed in yesterday's session itself कि ब्रिटिशर्स in order to divide India's nationalism, इन्होंने सबसे पहले हिंदू वर्सेस मुस्लिम यूनिटी को डिवाइड किया. एंड इसमें विद इन मुस्लिम सेक्शन हमने देखा था कि कैसे प्रिसाइजली 30 दिसंबर 1906 को फिर मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश की गई. एंड दिस पर्टिकुलर मुस्लिम लीग वाज गिवन अश्योरेंसेस कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स विल बी देयर. एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में वी विल बेसिकली गिव सर्टन एडवांटेज टू द इस्लामिक कम्युनिटी विद इन इंडिया. एंड देयर आफ्टर फिर मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट सेक्शन को हार्नेस करने के लिए मॉडरेट्स आर ऑल्सो गिवन द सेम प्रॉमिस कि बहुत ही जल्दी वी आर गोइंग टू कैरी आउट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. एंड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आपका जो स्वराज विच इज़ नाउ द ऑफिशियल डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सिंस 1906, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. एंड दैट्स व्हाई मुस्लिम सेक्शन एंड मॉडरेट सेक्शन हैड सपोर्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करके बेसिकली दे हैड वर्चुअली किल्ड ऑफ एंटायर एंटी पार्टीशन मूवमेंट और द स्वदेशी मूवमेंट. दैट इज़ हाउ पॉलिटिक्स इज ऑलवेज प्लेड अपॉन, राइट, कि पॉलिटिक्स में ये इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं एंड इंटरेस्ट ग्रुप को अपनी अपनी मांगे पूरी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है रादर देन लुकिंग एट अ होलिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ द नेशन और होलिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. एंड यही वाली चीज़ अब आपको ग्राउंड लेवल पे प्ले होती हुई दिखाई देगी कि 1907 आते आते फाइनली मुस्लिम सेक्शन गॉट अलूफ फ्रॉम द एंटायर मूवमेंट, मॉडरेट सेक्शन गॉट सपोर्टिव टू गवर्नमेंट, फिर सूरत स्प्लिट हुआ. एंड 1908 1909 आते आते फिर जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप थे दे वर इधर अरेस्टेड और डिपोर्टेड इन आवर कंट्री. ये एस्पेक्ट हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ है, यू जस्ट नीड टू टेक इट फॉरवर्ड. तो वी नीड टू एग्जैक्टली सी कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बातें हो रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का एग्जैक्टली क्या हुआ. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के जो बैकग्राउंड है उसमें सबसे पहले तो हम लोगों को वही दिखाई देता है कि अक्टूबर 1906 के अराउंड देयर वाज अ पैनल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी जिसको आप शिमला डेलीगेशन बोलोगे. Few rich individual of Dhaka went and met Viceroy, basically this one Minto at that period of the time in Simla, and that's why इसको Simla delegation बोलोगे. and they had demanded कि हम लोगों को जो है बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है that is something that we need to basically have. This particular deputation was led by Aga Khan and इनका एक क्लियर कट डिमांड था
कि वी नीड अ सेपरेशन और वी बेसिकली नीड अ सेपरेट इलेक्टोरेट, नॉट सेपरेशन सॉरी, सेपरेट इलेक्टोरेट, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड इन्होंने बेसिकली आगे रखनी चालू की. ऑब्वियसली in this particular meeting which happened in October 1906, somewhere down the line Britishers had asked Muslim community to create their own political party, which they duly did. फाइनली फिर दिसंबर 1906 में जो हमने कल ही देख के रखा था कि मुस्लिम लीग वॉज एस्टैब्लिश, एंड मुस्लिम लीग अल्टीमेटली वॉज एस्टैब्लिश बाय द सेम डेलीगेशन दैट वॉज सेंट और दैट वॉज बेसिकली प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द शिमला मीटिंग. एंड ये मुस्लिम लीग बनने के साथ इनको अश्योरेंस भी दे के रखे थे. एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम फिर 1906-1907 में ही basically Secretary of State as well as Viceroy of India had given same kind of the assurances to the moderate section also. And that's why फिर 1906 के around ही December 1906 and early 1907 Britishers had declared कि a scheme of constitutional reform will be there in India, and in order to discuss its draft a committee will be established. and ये committee किसकी है? तो obviously इसको आप बोलोगे Morley Minto. Morley is basically Secretary of State for our country. मिंटो इज़ बेसिकली वॉइसरॉय ऑफ आवर कंट्री. तो बेसिकली ये दोनों पोजीशन ने या फिर ये दोनों इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं मिलकर अल्टीमेटली एक ड्राफ्ट बनाया. द ड्राफ्ट वॉज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर ड्राफ्ट केम आउट टू बी द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909. अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में थोड़ा जाते हैं, बट यहाँ पे जाने से पहले वी नीड टू सी कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन बिटवीन 1850 टू 1909 डेवलप कैसे हुए थे. आई एम गोइंग टू गिव यू ओनली ग्लिम्स. ये टॉपिक थोड़ा सा मिसलेनियस टॉपिक में मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, बट एक थोड़ी बहुत आइडिया इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है वो आपको पता होने ही चाहिए. वी हैड लेफ्ट दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन आवर कंट्री वे बैक इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. इफ यू रिमेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये काफ़ी सिग्निफिकेंट एक्ट था. इससे अल्टीमेटली फिर लंदन वाली साइट एंड कैलकाटा वाली साइट में एक इलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बना के रखी हुई थी. एक मुनाक रहेगा, मुनाक के नीचे अल्टीमेटली फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट एज वेल एज ब्रिटिश पार्लियामेंट विल बी देयर. फर्दर इनके नीचे वी कैन क्लियरली सी अब एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रहेगा. यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असेस करने के लिए देयर विल बी काउंसिल ऑफ इंडिया. अल्टीमेटली काउंसिल ऑफ इंडिया के सारे मेंबर टोटल 15 वेर देयर. दे वेर बेसिकली इनिशियल पीरियड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो अब एबॉलिश हो चुका है 1858 के एक्ट से, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ही मेंबर रहेंगे. ये भी हमने देखा हुआ था. एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम वी हैड सीन कि टॉकिंग ऑफ इंडिया, देन इंडिया में अब कैलकाटा इज बेसिकली द कैपिटल ऑफ एंटायर कंट्री. एंड कैलकाटा में अल्टीमेटली देयर विल बी वन वॉइसरॉय. वॉइसरॉय को ही आप गवर्नर जनरल भी बोलोगे. वी हैड इलेबोरेटली डिस्कस कि वॉइसरॉय इज अ टाइटल because he will be directly appointed by the British monarch. That's why Viceroy, Roy का मतलब regality, राजा, Vice का मतलब उसके deputy. तो Viceroy is basically regality appointed authority और monarch appointed authority. and इनका designation governor general ही था. अब इनके अंडर we have clearly seen कि there is one basically executive council and then there is one basically imperial legislative council. ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर हमने देखा भी था कि कार्टर एक्ट ऑफ 1853 से ये पर्टिकुलर काउंसिल जो बनी हुई थी. अब ये कार्टर एक्ट ऑफ 1853 में वी हैड सीन कि दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज ऑफ द 12 मेंबर. अल्टीमेटली 12 मेंबर का रहेगा. एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो पहले से ही बना हुआ था, दैट पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल ऑल्सो बी देयर. अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना के अल्टीमेटली जो काउंसिल बनी हुई थी दैट वाज बेसिकली फंक्शनिंग वी कैन से. एंड देयर आफ्टर फिर गवर्नर ऑफ द प्रोविंस के अंडर भी फिर आपको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड देयर आफ्टर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल दिखाई देगी. तो दिस इज द रफ स्ट्रक्चर दैट वाज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ 1858. कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आते आते ये स्ट्रक्चर जो है इंडिया में अब परमानेंट हो चुका था. स्ट्रक्चर जो है बाय एंड लार्ज इंडिया में सीमेंट हो चुका था. एंड यही वाले स्ट्रक्चर के ऊपर जो अब हम लोगों को थोड़ी बहुत बातें जो है बेसिकली करनी है कि अब 1858 के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आया दैट वाज बेसिकली काउंसिल्स एक्ट और काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861. इसके अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 वाज वन ऑफ द लैंडमार्क एक्ट इन आवर कंट्री वी कैन से, बिकॉज इट हैड एक्सेप्टेड पोर्टफोलियो सिस्टम इन आवर कंट्री. एक्चुअल में पोर्टफोलियो सिस्टम इट वॉज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन 1859 के अराउंड बाय वॉइसरॉय कैनिंग. वॉइसरॉय कैनिंग के ऊपर भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें पहले ही करके रखी हुई है. He was the Governor General during 1857 revolt and अब तो obviously Viceroy as well as Governor General. तो इसको जो बेसिकली एक्सेप्टेंस मिल गया. इसको एक्सेप्टेंस मिल गया का मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स को अल्टीमेटली पोर्टफोलियो दिया जाएगा. सम ऑफ द पोर्टफोलियो इज बेसिकली होम डिपार्टमेंट. वैसे ही फिर अल्टीमेटली फिर मिलिट्री डिपार्टमेंट विल बी देयर.
वैसे अल्टीमेटली फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट विल बी देयर, वैसे अल्टीमेटली फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट विल बी देयर। एंड धीरे धीरे करके इसी में वी कैन सी वन मोर बेसिकली डिपार्टमेंट, दैट इज पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज देयर। तो ऐसे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स क्रिएटेड एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स रहेंगे, दिस पर्टिकुलर मेंबर विल बेसिकली चेयर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। हर एक बंदे को अल्टीमेटली एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो है दिया जाएगा। ये पोर्टफोलियो सिस्टम है जो इंडिया में आज भी चलती है। एज आई टोल्ड यू, यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में फिर हर एक मिनिस्टर के पास एक पोर्टफोलियो होता है या फिर मिनिस्ट्री होती है। दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय कैनिंग इन 1859। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 ने इसको वैलिडिटी दे दी, लीगल वैलिडिटी, कि ये सिस्टम अच्छा है और ये इंडिया में रहेगा। एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम दिस पर्टिकुलर एक्ट हैड ऑल्सो व्रोट डाउन दैट कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो 12 मेंबर्स है, आउट ऑफ दिस 3 मेंबर्स आर टू बी इंडियन। 3 इंडियन मेंबर जो इसमें होने चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली अल्टीमेटली वायसरॉय और गवर्नर जनरल हैड नॉमिनेटेड 3 मेंबर्स इन 1861 इटसेल्फ। अल्टीमेटली 3 डिफरेंट मेंबर जो है या फिर 3 इंडियन मेंबर जो है, दे वर अपॉइंटेड इन दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये 3 मेंबर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बेसिकली पोर्टफोलियो सिस्टम, दिस इज समथिंग दैट वाज द हॉलमार्क ऑफ द इंडियन काउंसिल्स एक्ट। एंड ये हॉलमार्क के बाद अल्टीमेटली फिर लोकल लेवल पे हम लोग को दिखाई देता है कि इंडियंस को जो प्रॉमिस दिए गए थे 1858 में ही कि देयर विल बी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, एंड इंडिया में धीरे धीरे करके इंडियंस के अंडर जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, दैट काइंड ऑफ द प्रोमिसेस वर फुलफिल्ड वाया काउंसिल्स एक्ट 1861। उसके बाद में जो नेक्स्ट एक्ट आया, इंडिया हैड टू वेट फॉर फर्दर 31 ईयर्स फॉर दैट वाज बेसिकली काउंसिल एक्ट 1892। अभी जो काउंसिल्स एक्ट 1892 जो बना हुआ था, वाया दिस काउंसिल्स एक्ट 1892 some important changes were basically done both at central as well as provincial level। सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेवल का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली इट इंक्रीज द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट प्रोविंशियल लेवल एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल एट इंपीरियल लेवल। कि अल्टीमेटली इंपीरियल लेवल पे अप्रॉक्सीमेटली 16 मेंबर जो है या फिर 16 एडिशनल मेंबर्स विल बी देयर। द वर्ड इज एडिशनल है। एडिशनल मेंबर मतलब क्या हुआ कि 16 एडिशनल मेंबर अगर वॉइसरॉय चाहे तो वो ये पर्टिकुलर काउंसिल में ला सकता है। द एग्जैक्ट वर्ड वाज 10 to 16 एडिशनल मेंबर्स कैन बी देयर इन दिस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी अल्टीमेटली द मेंबरशिप वाज एनहांस। मेंबरशिप वाज एनहांस का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिपेंडिंग अपॉन लोकल लेवल सर्टन नंबर ऑफ द मेंबर्स विल बी एनहांस। जैसे बॉम्बे में अप टू 8 मेंबर्स कैन बी एनहांस्ड, मद्रास में एंड कैलकाटा में अप टू 20 मेंबर्स कैन बी एनहांस्ड। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ये मेंबर आने ही चाहिए। अगर गवर्नर को लगता है देन ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर मेंबरशिप कैन बी एनहांस्ड वाया 8 मेंबर्स इन बॉम्बे, वाया 20 मेंबर्स इन बंगाल एज वेल एज मद्रास। तो ये प्रोविजन बनाया गया। एंड फर्दर दे हैड ऑल्सो स्टेटेड फॉर द रिप्रेजेंटेशन। अब लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्शन वाला पंगा आ जाता है, बट इट वॉज एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन। वॉट वॉज द प्रोविजन इज बेसिकली कि लोकल लेवल पे इंडिया में अर्बन लोकल बॉडीज एज वेल एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर देयर। जैसे कि आपने लक्ष्मीकांत पॉलिटी में ही हमेशा पढ़ के रखा हो गया कि बेसिकली मद्रास जो है इट वाज बेसिकली फर्स्ट म्युनिसिपल काउंसिल क्रिएटेड इन 1687। तो ऑब्वियसली अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में देयर वर ऑलवेज नॉमिनेटेड मेंबर्स बाय द ब्रिटिश। ये नॉमिनेटेड मेंबर मतलब ऑब्वियसली लोकल लेवल के ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही होते थे। ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स अल्टीमेटली लोकल बॉडीज एज वेल एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है इसको हेड किया करते थे ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो देयर वॉज बेसिकली द प्रोविजन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन कि दिस पर्टिकुलर लोकल बॉडीज विल सेंड सम ऑफ द मेंबर और विल रिकमेंड सम ऑफ द मेंबर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट प्रोविंशियल लेवल। तो ये रिकमेंडेशन है। अल्टीमेटली रिकमेंडेशन मानना है कि नहीं गवर्नर के ऊपर है, बट सिंस इट वॉज रिटन इन द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ये रिकमेंडेशंस यूजुअली गवर्नर एक्सेप्ट कर ही लेता था। तो ये रिकमेंडेशन जो गवर्नर के पास जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली गवर्नर विल बेसिकली एनहांस दिस पर्टिकुलर मेंबरशिप। मतलब से फॉर एग्जांपल बॉम्बे में अगर 8 बढ़ाने हैं तो 8 मेंबर कहाँ से आएंगे भाई, तो नीचे वाले लेवल से आएंगे। बंगाल में मद्रास में अप टू 20 मेंबर्स बढ़ाने हैं तो कहाँ से आएंगे, तो नीचे से अल्टीमेटली ऊपर भेजे जाएंगे। And at the same period of the time, some of the members of the legislative council at an imperial level will be sent by the provincial legislative council। ये लोग जो है अपनी बीच में इलेक्शन करके some of the member जो यहाँ पे भेजेंगे। तो it was at the most a kind of the representation। इसको हम लोग indirect election भी नहीं बोल सकते। In fact there was no election at all।
कि अगर हम लोग बात करते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नीचे जो लोकल बॉडीज़ है, ये मद्रास काउंसिल या फिर मद्रास म्यूनिसिपैलिटी, बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी, कैलकाटा म्यूनिसिपैलिटी जो उस जमाने में बनी हुई थी, ये सारी म्यूनिसिपैलिटी के जो मेंबर्स है दे वर ब्रिटिश ऑफिशियल एंड इन दैट कैपेसिटी दे वर नॉमिनेटेड बाय द लोकल ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो दे वर बेसिकली गिवन राइट कि दे कैन सेंड सम ऑफ द मेंबर एज अ रिकमेंडेशन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये तो गवर्नर डिसाइड करेगा करना है नहीं करना है, बट गवर्नर सिंस द एक्ट वॉज ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन अ गुड फेथ इट डिड इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन कि बॉम्बे में अप टू 8 मेंबर बढ़ गए, मद्रास बंगाल में अप टू 20 मेंबर बढ़ गए, जो बढ़े हुए मेंबर है फिर वो नीचे से आएंगे। एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम जो ऊपर वाले लेवल पे जो है बेसिकली ये एडिशनल मेंबर जो है ये भी अल्टीमेटली वॉइसरॉय ने बढ़ा के रखे थे कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स रिकमेंडेशन सर्टन मेंबर विल बी सेंट ओवर हियर। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन एंड आफ्टर ये एडिशनल मेंबर वाला जो जुमला है वी कैन से दैट पर्टिकुलर प्रोविजन वॉज देयर। हाउएवर वाया दिस पर्टिकुलर एक्ट इंडिया में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज ओवर दिस वन एंड इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक डिवीजन आता हुआ दिखाई दिया दैट इज नॉमिनेटेड मेंबर या फिर बेसिकली वी कैन से ऑफिशियल मेंबर एंड ऑफिशियल मेंबर के साथ साथ अल्टीमेटली फिर नॉमिनेटेड या फिर बेसिकली वी कैन टॉक अबाउट नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो नॉन ऑफिशियल या फिर नॉमिनेटेड मेंबर एज वेल एज ऑफिशियल मेंबर, ये डिस्टिंक्शन क्यों आया? बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर एक ज़माने में हम लोगों ने इसके पहले जो कार्टर एक्ट 1853 करके रखा था उसमें देखा था कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में देयर विल बी टोटल 12 मेंबर एंड ये जो 12 मेंबर्स है जो पहले से ही अवेलेबल थे दे वर ऑल ब्रिटिश ऑफिशियल। इनफैक्ट 6 मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइसरॉय इंक्लूडिंग वॉइसरॉय जो है वो भी यहाँ पे आके बैठते थे एंड प्लस फर्दर 6 मेंबर्स वेर देयर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के रिकमेंडेशंस पे ऊपर आके बैठे हुए थे। तो ये सारे ऑफिशियल मेंबर थे, मतलब दे वर लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि दे कैन बेसिकली चैलेंज वॉइसरॉय और दे कैन कैरी आउट एनी काइंड ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द वॉइसरॉय बिकॉज वॉइसरॉय तो उनको बिठा रहा है वो काउंसिल में एंड इन दैट कैपेसिटी एवरीथिंग वाज गोइंग टू द ट्यून ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स को जो अच्छा लगेगा वो इम्प्लीमेंट होगा, जो अच्छा नहीं लगेगा वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड ओवर हियर एग्जैक्टली कि लोकल लेवल पे अल्टीमेटली फिर ये पर्टिकुलर एक्ट के वजह से सम सॉर्ट ऑफ द इलेक्टेड मशीनरी जो है वो इंडिया में आनी चालू हो गई, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट रैदर दैन इलेक्शन इट वॉज अ रिप्रेजेंटेशन वी कैन से कि लोकल बॉडीज़ विच आर ऑलरेडी ब्रिटिश डोमिनेटेड उनमें से कुछ मेंबर एज अ रिकमेंडेशन यहाँ पे आएंगे, इनमें से कुछ मेंबर एज अ रिकमेंडेशन यहाँ पे आएंगे। बट अगेन ये सारे रिकमेंडेड मेंबर है, वेदर टू एक्सेप्ट देम एज अ मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल और इंपीरियल काउंसिल डिपेंडेड अपॉन द विल ऑफ द गवर्नर और वॉइसरॉय रिस्पेक्टिवली। एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम वी कैन से कि अल्टीमेटली अगर ये आ भी गए तो दिस पर्टिकुलर पीपल वेर ऑलवेज इन माइनॉरिटी। अल्टीमेटली ब्रिटिश ऑफिशियल्स या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल मेंबर रहेंगे दे ऑलवेज रिमेन इन मेजॉरिटी। ये मेजॉरिटी जो है बेसिकली इन्हीं की रहेगी एंड दैट्स अल्टीमेटली इट अगेन प्रूव्ड आउट टू बी शैम। इनफैक्ट काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 ब्रिटिशर्स ने बनाया ही इसके वजह से था बिकॉज मॉडरेट्स आर कमिंग अंडर हैवी क्रिटिसिज्म स्टार्टिंग फ्रॉम 1890s एंड दैट्स वाई मॉडरेट्स को हम लोगों को एक बेसिकली कैरेट देना है, एक लीवे देना है ताकि उनका क्रिटिसिज्म लोकल लेवल पे फिर कम हो एंड जो लॉयल्टी मॉडरेट्स ने ब्रिटिशर्स को दिखा के रखी है उसमें रिवॉर्ड मिले। बट अगेन इट फेल टू सेटिस्फाई द एस्पिरेशन ऑफ इवन मॉडरेट लीडरशिप कि पहले तो सारा रिकमेंडेशन का खेल है एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इवन इफ द मेंबर्स आर एनहांस ब्रिटिशर्स मेड श्योर कि ऑफिशियल मेजॉरिटी विल बी देयर। फर्दर अगर बात करें तो अब बेसिकली ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके राइट्स थोड़े बढ़ाए गए। जैसे फॉर एग्जांपल दे कैन नाउ बेसिकली डिस्कस द बजट इंडियन बजट जो है ये भी इंडिया में बेसिकली 1861 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बजट को बेसिकली डिस्कस कर सकते हो बट बजट वाज नॉन वोटेबल। तो एट द मोस्ट जब बजट आता है तो आप उसका एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे सकते हो बट अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नथिंग कैन बी डन बिकॉज वोटिंग के लिए बजट नहीं रखा जाएगा। तो सर्टन पावर दैट इज़ टू आस्क क्वेश्चन, डिस्कस बजट, टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, वैसे वाले पावर दिए गए थे ताकि मॉडरेट्स कैन वेंट देयर एंगर विद इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिंस ऑल ऑफ द प्रोविजंस वेर रिलेटेड टू द काउंसिल इंपीरियल एज वेल एज प्रोविंशियल, इसको काउंसिल्स एक्ट बोला जाता है। ये एक डिफरेंस भी आपको हमेशा नज़र आएगा कि जहाँ जहाँ पे काउंसिल वाले वर्ड है वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द चेंजेस काउंसिल्स में ही हुए हैं। कुछ कुछ छोटे मोटे चेंजेस जो एग्जीक्यूटिव साइड में हुए हैं एंड देयर आफ्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जैसे ये वाला एक एक्ट है, देयर आफ्टर अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आएगा
एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा। ये पर्टिकुलर एक्ट में एग्जीक्यूटिव साइड में हमेशा ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेजिस्लेटिव साइड। तो एक माइनर डिफरेंस जो है दिमाग में याद रखना है ताकि कौन सा एक काउंसिल है एंड कौन सा एक गवर्नमेंट है ये समझने में ज़्यादा दिक्कत ना जाए। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली ये बैकग्राउंड के बाद नाउ वी नीड टू टेक इट फॉरवर्ड कि अल्टीमेटली बाय इंडियन काउंसिल्स एक्ट, अगेन इंडियन काउंसिल्स एक्ट ही है 1909। अब एग्जैक्टली प्रोविजन क्या है? अगेन द प्रोसेस रिमेन सेम्स कि लंदन साइड की अगर हम लोग बात करते तो दिस पर्टिकुलर साइड टू रिमेन अनचेंज, इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा ही नहीं है टिल 1919 एक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को लोकल लेवल पे सबसे पहले एक प्रोविज़न दिखाई देता है, दैट पर्टिकुलर प्रोविज़न मतलब मुनाक के नीचे फिर गवर्नमेंट एंड देयर आफ्टर फिर उनका लेजिस्लेचर दैट इज़ पार्लियामेंट, फिर गवर्नमेंट पार्लियामेंट के नीचे अल्टीमेटली देयर वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे फिर काउंसिल ऑफ इंडिया विल बी देयर। अल्टीमेटली यही अगर हम लोग यहाँ पे आए तो कैलकाटा साइड में भी अब हम लोगों ने इलेबोरेटली देख के रखा है कि वॉइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल, अब उनके नीचे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड उनके नीचे एक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके साथ साथ अल्टीमेटली वी कैन से कि लोकल लेवल पे हम लोगों को फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं एंड व्हाट आर दोज पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज़ बेसिकली प्रोविंशियल मतलब ये जो है दैट इज़ गवर्नर के नीचे फिर अगेन एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड देयर आफ्टर फिर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाउ व्हाट वाज द एग्जैक्ट चेंज इन दिस पर्टिकुलर एक्ट, अब एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो मुस्लिम सेक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए उनको बोला गया था कि आपको जो हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे एंड तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम लोगों को ग्रांट किया गया। अल्टीमेटली सेपरेट इलेक्टोरेट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द अर्बन लोकल बॉडीज एज वेल एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो ब्रिटिशर्स के अंदर डेवलप्ड हुई थी, एज वेल एज हियर डिपेंडिंग अपॉन पॉपुलेशन, कि अगर वो पर्टिकुलर स्टेट या फिर लोकल लेवल पे आपकी जितनी पॉपुलेशन है उतने आपको जो है बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाएंगे। नाउ व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट, इसको भी हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जैसे आई होप यू आर अवेयर कि एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इंडिया में कैसी चलती है। तो वी आर हैविंग वन कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे पास एक बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंसी होती है एंड ये कॉन्स्टिट्यूंसी में एनी पर्सन कैन कंटेस्ट एंड देयर आफ्टर एनी पर्सन कैन बेसिकली गो एंड वोट सब्जेक्ट टू एज क्राइटेरिया, कि इसमें बस हम लोगों को क्या दिखाई देता है कि एज क्राइटेरियाज आर देयर एंड फिर एनी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री कैन कंटेस्ट द इलेक्शन, एनी पर्सन कैन बेसिकली गो एंड वोट, एनी सिटीजन बेसिकली कैन गो एंड वोट इफ़ ही हैज सेटिस्फाइड 18 ईयर्स का क्राइटेरिया। ऑब्वियसली कंटेस्टमेंट के लिए फिर 21, 25 एंड 30 लेवल के ये एज ग्रुप के क्राइटेरिया एज द केस में भी। बट ये क्या है आपका, इसको आप बोलोगे जॉइंट इलेक्टोरेट, जो आज के टाइम पे इंडिया में चलता है। एट द मोस्ट जॉइंट इलेक्टोरेट में हम लोग रिजर्वेशन दे के रखते हैं। तो जॉइंट इलेक्टोरेट में रिजर्वेशन ऐसा फॉर एग्जांपल SC एंड ST कम्युनिटी के लिए, तो क्या होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी है विच इज़ नाउ बेसिकली रिजर्व फॉर SC कैटेगरी फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे एनी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री कैन कंटेस्ट द इलेक्शन बट ही हैज़ टू बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट। बट एज फार एज वोटिंग इज कंसर्न देन ऑब्वियसली वोटिंग के लिए तो फिर एनी सिटीजन कैन गो एंड वोट। फिर सिटीजन में हम लोग कास्टिज्म नहीं करते हैं, तो फिर वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है या फिर बेसिकली उसका कोई भी जाति है, इट डज़ नॉट मैटर, ही कैन गो एंड आफ्टर वोट। बस सारे के सारे कैंडिडेट जो SC कैंडिडेट ही रहेंगे, इसको आप बोलोगे जॉइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्वेशन। तो इंडिया में आपको एक जॉइंट इलेक्टोरेट चलता है एंड फिर सर्टन सीट्स आर रिजर्व फॉर द SC ST कैटेगरी, दैट इज जॉइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्वेशन वाला कंसेप्ट है। द होल आइडिया इज बेसिकली हु इज कंटेस्टिंग एंड हु इज वोटिंग। जॉइंट इलेक्टोरेट में एनीबडी कैन कंटेस्ट, एनीबडी कैन वोट। जॉइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्वेशन में जिस कम्युनिटी को रिजर्वेशन है ओनली दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी कैन कंटेस्ट, बट एज फार एज वोटिंग इज कंसर्न देन एनी पर्टिकुलर पर्सन हु हैज सेटिस्फाइड एज क्राइटेरिया इन आवर कंट्री ही कैन गो एंड वोट। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन से दैट जॉइंट इलेक्टोरेट। बट द मोमेंट आई से सेपरेट इलेक्टोरेट, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या हो गया कि अगेन इफ आई एम हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूंसी एंड अब ये वाली कॉन्स्टिट्यूंसी सेपरेट इलेक्टोरेट की कॉन्स्टिट्यूंसी है एंड वो मुस्लिम लोगों के लिए है। तो ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कंटेस्टेंट रहेगा या फिर जो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा वो तो मुस्लिम होगा ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अब जो वोट करेगा वो वोट करने वाला बंदा जो वो भी बेसिकली फिर मुस्लिम ही रहेगा। तो कंटेस्टेंट विल बी मुस्लिम एंड वोटर विल ऑल्सो बी मुस्लिम एंड दैट इज हाउ बेसिकली फिर सेपरेट इलेक्टोरेट ऑकर्ड इन आवर कंट्री, कि सबसे पहले एंड फॉरमोस्ट मुस्लिम लोगों को ये सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया कि ओनली मुस्लिम पर्सन कैन कंटेस्ट एंड ओनली मुस्लिम पर्सन कैन वोट। ऑब्वियसली सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मैकेनिज्म अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया
ये उस ज़माने में काफ़ी हॉटली कंटेस्टेड टॉपिक रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुस्लिम कम्युनिटी डिमांडेड इट बिकॉज ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दैट वाज कमिंग इन आवर कंट्री। एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंडर वी कैन से दैट दे वर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म। द क्वेश्चन वॉज प्लेन एंड सिंपल कि भाई अगर बेसिकली इंडिया में हम लोग कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी लेते हैं एंड इसमें हम लोग जॉइंट इलेक्टोरेट पे जाएंगे, जिसका मतलब होता है एनी पर्सन कैन कंटेस्ट एंड देयर आफ्टर एनी पर्सन कैन वोट। तो इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में हमेशा हिंदू कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में रहेगी, बिकॉज इंडिया में हिंदूज आर इन मेजॉरिटी। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इफ द हिंदूज आर इन मेजॉरिटी इन दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी, तो फिर भाई ये कंटेस्टेंट जो है वो आप मुस्लिम कैसे रखोगे? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फिर ये कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इस्लामिक कैंडिडेट नहीं देगा। एंड चलो दे भी दिया तो रियली यू टेल मी कि एक हिंदू बंदा जो है मुस्लिम बंदे के नाम के आगे वोट दबाएगा क्या? यू टेल मी ऑनेस्टली कि इफ़ यू आर बेसिकली गिवन अ चॉइस इन बिटवीन हिंदू कम्युनिटी एंड मुस्लिम कम्युनिटी, आप किसको बेसिकली वोट करोगे इफ़ यू आर अ हिंदू पर्सन? एंड दैट वॉज बेसिकली द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दैट वॉज गिवन by basically Islamic section कि we need this kind of the protection if we are to basically participate in the parliamentary democracy which are obviously now there in our country. And ये parliamentary democracy में Hindu majoritarianism will be there and Hindu majoritarianism की वजह से Muslim representation will not be there. If Muslim representation will not be there, then Hindu candidate is not going to work for the Islamic community. And it is as simple as that. आप ही सोच लेना ये आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में यू कैन बेसिकली हैव दैट जनरल क्लास, द मोस्ट डाउन रोडन सेक्शन इज़ अ मुस्लिम सेक्शन। क्यों है? बिकॉज उनका कोई वाली ही नहीं है ना, उनके बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन कम है और उनके अल्टीमेटली MP MLA भी कम है। एंड एक हिंदू बंदा जो उनके लिए फिर काम नहीं करता एक्सेप्ट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्शन, जब बेसिकली वो इस्लामिक कम्युनिटी में घुलता मिलता आपको दिखाई देगा। बट अगेन अगर आपके एरिया में हिंदू मेजॉरिटी है कि ओनली 5 to 10% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो फिर तो बिल्कुल भी उनके ऊपर ध्यान नहीं जाता है पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज लीडर का। ये खतरा और दिस पर्टिकुलर डेंजर वाज हाईलाइटेड बाय आगा खान ड्यूरिंग हिज शिमला डेपुटेशन। तो जो शिमला डेपुटेशन गया था उसमें अल्टीमेटली फिर ये वाला एक एस्पेक्ट हाईलाइट किया गया था। एंड दूसरा जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है इट विल बी एज पर पॉपुलेशन। तो से फॉर एग्जाम्पल अगर मुस्लिम पॉपुलेशन 25% है इंडिया में, तो 25% सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो ना आप। यहाँ पे 25% ग्रैंड करो, प्रोविंशियल लेवल पे जितना उनका पॉपुलेशन है उतने ग्रैंड करो एंड उतने % सीट अगर सिक्योर हो गए तो ऑब्वियसली ईच एंड एवरी कम्युनिटी इन आवर कंट्री विल हैव देयर ओन रिप्रेजेंटेशन। एंड इफ ईच कम्युनिटी इज रिप्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट देन दैट इज हाउ अल्टीमेटली इंडिया में एक फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में ईच एंड एवरी कम्युनिटी कैन पार्टिसिपेट रादर देन ओनली हिंदू कम्युनिटी। बिकॉज वाई? अगेन रिमेंबर तिलक ने अब तक अपना हिंदू नेशनलिज्म जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करके रखा था। लेटर ऑन वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म, जिसमें भी हम लोगों को अल्टीमेटली फिर हिंदू नेशनलिज्म जो है वही दिखाई देता है। तो ब्रिटिशर्स वेर अवेयर कि दिस फैक्टर्स आर देयर एट अ ग्राउंड लेवल, दे जस्ट नीड टू प्रोवाइड इट अ स्टिक। स्टिक मतलब बेसिकली एक थोड़ा सा डंडा देने की ज़रूरत थी ताकि दिस पर्टिकुलर फैक्टर विल बेसिकली प्ले एट अ लार्जर लेवल एट अ ग्राउंड, एंड वो हुआ। अल्टीमेटली शिमला डेपुटेशन ने ये फियर हाईलाइट किया in future period of the time under parliamentary democracy and constitutional reform, if there is a provision of the election, then Islamic community will lose out the most. They will not even become contestant and they will not even become voter in multiple occasion because those are people are illiterate and those are non-tax paying population. तो in that capacity अगर ये लोग पूरे ही निगलेक्ट हो गए तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भाई पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? दिस वॉज ऑल्सो द आर्ग्यूमेंट विच वॉज लेटर ऑन एक्सेप्टेड बाय तिलक जब तिलक अपना लखनऊ पैक करेंगे 1916 में। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि ये निटिग्रिटीज़ है उस ज़माने के पॉलिटिकल एस्पेक्ट है जो आज के टाइम पे भी आपको दिखाई देगा कि मुस्लिम कम्युनिटी का ही हमेशा ही बेसिक प्रॉब्लम है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन ब्यूरोक्रेटिक सर्कल एज वेल एज इन द पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली मुस्लिम लोगों को जो चाहिए था वो दे दिया गया। एंड देयर आफ्टर फिर दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन वॉज मॉडरेट सेक्शन। मॉडरेट सेक्शन को भी तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म देने थे ना। एंड मॉडरेट सेक्शन के लिए फिर अल्टीमेटली विच कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म यू प्रेफर्ड, कि सबसे पहले मॉडरेट सेक्शन को ये बताया गया था कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एस्पेक्ट इज़ दैट कि हम लोग अब आपके लिए जो है बेसिकली एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बन रही है, ये पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन मेंबर जो है बेसिकली लाएंगे। एंड ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली अपॉइंटेड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पे 3 मेंबर जो है 1861 के एक्ट से ही
अल्टीमेटली जो अपॉइंट किए गए थे. नाउ आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दोज पर्टिकुलर 3 पीपल, बट सर दिनकर राव, राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस एंड महाराज ऑफ पटियाला, ये 3 मेंबर थे. अब ये थोड़ा सा बस एक बार क्रॉस वेरीफाई करोगे. आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट एग्जैक्टली कि राजा ऑफ बनारस था, राजा ऑफ पटियाला था, एंड आफ्टर फिर सर दिनकर राव से 3 मेंबर थे इन दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1861. बट अब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉज अपॉइंटेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइसरॉय. तो सबसे पहले जो मॉडरेट लोगों को बोला गया था कि भाई हम लोग आपके लिए भी कुछ देंगे, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर दिया गया. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम लोगों को यहाँ पे फिर दिखाई देता है, दैट वाज बेसिकली मेंबर्स ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विल बी इंक्रीज. इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब 60 मेंबर्स रहेंगे. 16 थे इफ यू रिमेंबर बाय द एक्ट ऑफ 1892, और वो बढ़ा के 60 किए जाएंगे. एंड वैसे ही प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविंशियल स्ट्रेंथ अलग अलग नंबर जो इट वाज सजेस्टेड. एंड फर्दर इसमें ये बोला गया था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसमें मेजॉरिटी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स विल बी अलाउड. तो नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजॉरिटी जो है ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अल्टीमेटली हम लोग करवाएंगे. तो 3 प्रोविजन जो है मॉडरेट के लिए दिए गए थे. इवन दो मॉडरेट कुड नॉट फाइंड देयर स्वराज इन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, मॉडरेट जो है दे हैड ऑलवेज क्लेम कि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने दे के रखी है कि एक इंडियन यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों का मेंबरशिप बढ़ेगा. एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर तो अब मॉडरेट्स के हाथ में ही आ जाएगा, बिकॉज प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में अब नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी जो है इट वॉज अलाउड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड दैट इज़ हाउ अल्टीमेटली बेसिकली दिस पर्टिकुलर एक्ट वॉज क्रिएटेड. मुस्लिम कम्युनिटी इस पर्टिकुलर एक्ट से काफ़ी ज़्यादा खुश थी, बिकॉज द थिंग दैट दे वर डिमांडिंग, दैट इज़ इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इट वॉज बेसिकली गिवन टू देम. मॉडरेट सेक्शन जो है इट वॉज बेसिकली अ डिवाइडेड हाउस. सर्टन मॉडरेट लीडर्स वेर हैप्पी, सर्टन अदर मॉडरेट लीडर्स वेर नॉन हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर प्रोविजन. एंड अल्टीमेटली यही सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बेसिकली पीपीटी में भी लेके दिखा बेसिकली दे के रखी है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल प्रोविंशियल बढ़ेंगे. अल्टीमेटली 60 मेंबर जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में डाले जाएंगे. ऑफिशियल मेजॉरिटी सेंट्रल लेजिस्लेटिव में रहेगी, बट ओनली प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी रहेगी. यहाँ पे ऑफिशियल मेजॉरिटी ही है, ओनली प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी जो रहेगी. एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर की एग्जैक्टली क्या होता है. देयर आफ्टर फिर इलेक्टेड मेंबर जो है दे वर टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली. अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन वाला कंसेप्ट जो है ये सेम है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन वाला कंसेप्ट क्या रहेगा कि अल्टीमेटली जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर जो है अब यहाँ पे प्रॉपरली इलेक्शन करके किए जाएंगे. पहले नॉमिनेट किए जाते थे, यहाँ से कुछ मेंबर नॉमिनेट यहाँ पे होंगे, यहाँ से कुछ मेंबर नॉमिनेट यहाँ पे होंगे. तो दैट्स व्हाई इट वाज मोर और लेस रिप्रेजेंटेशन. बट अब यहाँ पे प्रॉपर इलेक्शन मेथोडोलॉजी की जाएगी. यहाँ से लोग जो है बेसिकली इलेक्शन करके यहाँ पे जाएंगे. यहाँ पे भी अब एक इलेक्शन कैरी आउट किया जाएगा एंड वो फिर यहाँ से यहाँ पे भेजे जाएंगे. पहले के ज़माने में सिंस मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वेर ब्रिटिश एफिलिएटेड, तो एक कंसेंसस अराइव किया जाता था एंड कुछ नाम फिर यहाँ एंड कुछ नाम फिर यहाँ रिकमेंड किए जाते थे. जब आप रिकमेंडेशन बोलोगे तो ऑब्वियसली इनको एक्सेप्ट करना है, इनको एक्सेप्ट करना है, ये इनके ऊपर था. बट अब इलेक्टोरल प्रोसीजर है, तो अगर ये इलेक्ट करके यहाँ पे भेजेंगे तो फिर गवर्नर हैव नो चॉइस इन दैट, वो अपॉइंट करने ही पड़ेंगे. एंड फिर यहाँ से इलेक्शन होके यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी बेसिकली वॉइसरॉय को जो है इनको अल्टीमेटली फिर अपॉइंट करना ही पड़ेगा. देयर आफ्टर फिर डेलिब्रेटिव फंक्शन जो है बेसिकली अब वो थोड़े से और बढ़ाए गए. वैसे अल्टीमेटली फिर एसोसिएशन ऑफ द इंडियन, दैट इज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. इनके नाम पे एक और अकोलोडेट है जो आपको याद रखना है, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो ही बिकेम द ओनली इंडियन पर्सन to head the post of governor. He was governor of governor of Bihar and Orissa. तो बिहार एंड उड़ीसा के गवर्नर रह चुके हैं इन बिटवीन 1920 से लेके 1921 के बीच में. तो ये भी एक इनके नाम पे एक अकोलोडेट है जिसको थोड़ा सा याद रखोगे. एंड अल्टीमेटली इसके साथ साथ जो है बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया. मैंने आपको सेपरेट इलेक्टोरेट भी समझा के रखा है, अगर कोई डाउट रहेगा तो फील फ्री टू आस्क इट टू मी. अब तो मैंने इस टेलीग्राम के ऊपर भी वो चैट ओपन करके रखा है, वहाँ पे पूछ लो या फिर पर्सनल टेलीग्राम के ऊपर सवाल डाल लो. एंड अल्टीमेटली अगर इसका इवैल्यूएशन अगर हम लोग करें देन ऑब्वियसली हम लोगों को पहले तो वही दिखाई देता है कि इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन है. इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ मेंबर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से इलेक्ट किए जाएंगे टू द लोकल बॉडी से इलेक्ट किए जाएंगे टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, एंड फ्रॉम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर सर्टन मेंबर्स विल बी इलेक्टेड टू द इंपीरियल लेजिस्लेचर.
एंड अल्टीमेटली ये एस्पेक्ट जो है इसको बनाता है इनडायरेक्ट, बिकॉज पीपल डायरेक्टली वोट नहीं कर रहे ना। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, क्यों? बिकॉज MP MLA जाके वोट करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, वही वाला पंगा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को अभी भी बेसिकली प्रॉपर पावर नहीं मिले हैं, कि अगर हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो इनकी पावर अभी भी हम लोगों को कम ही नज़र आती है। दे वर नॉट गिवन द पावर विल दे एक्चुअली वांटेड, कि इनके पास बेसिकली कुछ सब्जेक्ट मैटर हो, सब्जेक्ट मैटर पे वो जब लॉ बनाएंगे तो इट विल बी फुल एंड फाइनल, एंड ये सब्जेक्ट मैटर पे जो लॉ बना हुआ है इट विल बी एनफोर्स अक्रॉस कंट्री। वॉइसरॉय के पास अभी भी वीटो पावर है, इफ़ यू रिमेंबर द स्टार्टिंग फ्रॉम कॉर्नवालिस ही हर एक वॉइसरॉय को मिली हुई है। एनलार्ज मुस्लिम कम्युनलिज्म, ये इसका निगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड तो मैंने अभी आपको बताया कि दोनों याद रखने कि सेपरेट इलेक्टोरेट के पास आपके पास दोनों एमिनेशन होने चाहिए, कि भाई हाँ अच्छा भी है, बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम आपको पता होना चाहिए बुरा है। बुरा क्यों है? बिकॉज इट नाउ एनहेंस कम्युनलिज्म एंड स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनलिज्म इन आवर कंट्री। द गल्फ बिटवीन हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी स्टार्टेड टू वाइडन वाया दिस पर्टिकुलर एक्ट, एंड ये एक्ट की वजह से अब लोकल लेवल पे जो गल्फ बढ़ेगा हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी का, उसके रिपरकशन अल्टीमेटली फिर पार्टीशन में ही होंगे। एंड देयर आफ्टर फिर ऑब्जेक्शन टू द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू इंडिया, कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे बिकॉज इंडिया इज़ नॉट फिट फॉर इट। ये बेसिकली डायरेक्टली मॉर्ले ने बता के भी रखा था कि वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट एनी काइंड ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और स्वराज एज द इंडियन साइड इज़ डिमांडिंग। तो स्वराज और राज तो नहीं मिलेगा बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया जो है अभी तक फिट नहीं है, सूटेबल नहीं है, बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम वी आर गिविंग टू सर्टन रिफॉर्म। तो मॉडरेट लोगों को 1906 1907 से ही ये कैरेट दिखाया गया था कि भाई आप हमारे पास आओ, एंड ये कैरेट जो है अल्टीमेटली मॉडरेट लोगों के लिए दिया भी गया था कि सर्टन रिफॉर्म्स आर गिवन टू द मॉडरेट सेक्शन, बट एज आई टोल्ड यू कि मॉडरेट्स लोगों के लिए ये रिफॉर्म जो है कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं साबित हुआ है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि 1909 आते आते अल्टीमेटली सिचुएशन एट अ ग्राउंड लेवल वॉज क्वाइट क्लियर, कि सबसे पहले 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। सूरत स्प्लिट में अल्टीमेटली एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन वॉज एक्सटर्मिनेटेड वी कैन से फ्रॉम कांग्रेस, INC से इन लोगों को जो अल्टीमेटली निकाल दिया गया था। 1909 आते आते इवन मॉडरेट्स हैड बिकम डिजेक्टेड विद द ब्रिटिशर्स, बिकॉज उन लोगों को जो स्वराज चाहिए था एक्चुअल में, विच वॉज द ऑफिशियल डिमांड ऑफ INC, इट वॉज नॉट ग्रांटेड। एंड रही बात अल्टीमेटली फिर मुस्लिम सेक्शन की, तो मुस्लिम सेक्शन 1909 में एटलीस्ट इलेक्टोरल सेक्शन वॉज हैप्पी कि उनको जो प्रॉमिस किया था वो मिलेगा, बट एक उनके लिए भी ह्यूज प्रॉब्लम क्रिएट हो गया व्हेन बेसिकली एंटायर पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब उसका पर्पस सेटिस्फाई हो गया ना, हिंदू मुस्लिम डिवीजन, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट डिवीजन। तो वॉइसरॉय कर्जन का वही तो एम्बिशन था कि कांग्रेस इज टॉटरिंग टुवर्ड्स इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट अ पीसफुल डिमाइस। कांग्रेस को ब्रेकडाउन कर दिया कर्जन ने। एंड वैसे ही अल्टीमेटली रिस्ले का स्टेटमेंट भी याद रखना है कि बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन सेवरल डिफरेंट वे, हुआ ना, लिंग्विस्टिक एज वेल एज रिलीजियस नेशनलिज्म अब लोकल लेवल पे प्ले होना चालू हो गया। एंड वो जो चीज़ अल्टीमेटली जो कवर अप हो गई, कंप्लीट हो गई, तो फाइनली फिर 1911 में एक बेसिकली दिल्ली दरबार हुआ था जिसमें किंग जॉर्ज V खुद आए। ये दरबार जो इंडिया में टोटल 3 हुए, तीनों दिल्ली में ही हुए, एक 1877 का। दैट पर्टिकुलर बेसिकली ये जो है दरबार, इट वॉज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू कन्फर टाइटल ऑफ रॉयल एम्प्रेस ऑन क्वीन विक्टोरिया। उसके ऊपर हमने देखा था कि 1 करोड़ का खर्चा हुआ, बट क्वीन विक्टोरिया इंडिया में नहीं आई। सेकेंड दरबार अगेन इट वॉज बेसिकली कंडक्टेड इन दिल्ली इटसेल्फ, एंड दिल्ली में जो सेकेंड दरबार जो कंडक्ट किया गया था इट वॉज इन 1902। ये कर्जन ने किया हुआ था। एंड कर्जन जो है ये दरबार में अल्टीमेटली फिर किंग को जो ऑनर करना चाहता था, बिकॉज देयर वॉज न्यू किंग इन ब्रिटेन दैट वॉज किंग एडवर्ड, एंड देयर आफ्टर थर्ड जो है बेसिकली किंग जॉर्ज V, he had become the new king in 1911, then obviously in order to honor him this particular दरबार was created, and इसमें जॉर्ज V खुद आए भी थे। तो आउट ऑफ 3 दरबार यही एक दरबार है जिसमें जॉर्ज V का प्रेजेंस हमको दिखाई देता है। एंड अल्टीमेटली उन्होंने बेसिकली धीरे धीरे जो है कि बेसिकली अपने कुछ डिसीजन, ये पर्टिकुलर अपने जो स्पीच है किंग स्पीच, उसमें दे के रखे थे। उसमें सबसे पहले ही डिसाइडेड टू शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। अल्टीमेटली बंगाल में अब सिचुएशन काफ़ी डिटेरियोरेट हो चुकी है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिज्म, एंड देयर आफ्टर बंगाली वर्सेस हिंदी। एंड दैट्स व्हाई इट वाज बेसिकली नेसेसरी to take the capital into an area which will hold the imagination of Indian as well as that area will be peaceful also, that is Delhi.
दिल्ली तो डेसिमेट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857, कुछ नहीं बचा था दिल्ली में, कोई नहीं रहता था, पकड़ के चलो. बट नाउ ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू बेसिकली शिफ्ट द कैपिटल बैक टू दिल्ली एंड thereafter मेक दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, विच वॉज ड्यूली डन इन 1912. बट अगेन 1912 में वी कैन क्लियरली सी कि 1912 में बेसिकली जब कैपिटल शिफ्ट हुई, इट वॉज अ मैसिव ब्लो टू द ऑर्डिनरी इस्लामिक एस्पिरेशन, बिकॉज इस्लामिक लोगों को तो बताया गया था कि आपको एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस देंगे. वो कहाँ पर है, वो चला गया ना, बिकॉज पार्टीशन का एनुअलमेंट जो है बेसिकली इन्होंने कर दिया कि पार्टीशन जो वो एनल भी हो जाएगा, एंड एनल होने के साथ साथ अल्टीमेटली कैपिटल जो है दिल्ली में शिफ्ट की जाएगी. एंड इसके वजह से अल्टीमेटली ना मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस मुस्लिम लोगों को मिला, ना बेसिकली उनकी कैपिटल ढाका जो इंडिया की कैपिटल बनेगी, ये सपना उनको दिखाया गया था, वो उनको मिला. वैसे ही अल्टीमेटली फिर बिहार एंड उड़ीसा वेयर टेकन आउट ऑफ बंगाल इन ऑर्डर टू हार्नेस दैट हिंदी वर्सेस बंगाली इशू, कि सेपरेट प्रोविंस ऑन अ लिंग्विस्टिक लाइन बना लेते. अब ये वाला टॉपिक भी काफ़ी बड़ा है, कभी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जाएंगे तब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ द लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इन आवर कंट्री स्टार्टिंग फ्रॉम 1850s 1860s इटसेल्फ. एंड आफ्टर इवन आसाम वाला एरिया जो है वो भी अल्टीमेटली बंगाल से निकाल लिया गया, बिकॉज आसाम वाले एरिया में भी बेसिकली हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन आपको दिखाई देगी, या फिर आसामी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो आपको दिखाई देगी. एंड दैट वॉज बेसिकली द एंड गेम फॉर द एंटायर पार्टीशन. पार्टीशन वॉज अ पॉलिटिकल गेम दैट वॉज प्लेड बाय वायसरॉय करझन, एंड ये पॉलिटिकल गेम में अल्टीमेटली पूरा इंडियन नेशनलिज्म फंस गया. ना रिलीजियस नेशनलिज्म, ना लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, ना मॉडरेट एक्सट्रीमिज्म, कोई भी समझ नहीं पाए कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द गेम ऑफ ब्रिटिशर्स दैट दे वर प्लेइंग एट अ लोकल लेवल. ये पॉलिटिकल गेम खेलने आपको आने चाहिए इन डेमोक्रेसी इफ़ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट लीडर. ब्रिटिश डेमोक्रेसी इज क्वाइट ओल्ड, 1688 में दैट कंट्री स्टार्टेड टू बिकम डेमोक्रेटिक, एंड दैट्स वहाँ के लीडर वर क्वाइट मोर सुपीरियर एंड मोर यू कैन से बेसिकली फिलोसॉफिकली लिटरेट कि ये पॉलिटिकल गेम खेले कैसे जाए, कैसे नहीं खेले जाए. दे डिड इट एंड अल्टीमेटली दे डिवाइडेड एंटायर इंडियाज नेशनलिज्म. इसके रिपरकशन ह्यूज होने वाले हैं इंडिया पे, बिकॉज द लेगेसी ऑफ द एंटायर पार्टीशन was basically Hindu versus Muslim divide and linguistic divide in our country. Ultimately, this particular partition made people sensitive to their religion as well as to their language. इतनी सेंसिटिविटी हम लोग को पहले के टाइम पीरियड में नज़र नहीं आती है. इंडिया हैज़ हैप्पीली एक्सेप्टेड संस्कृत लैंग्वेज जो बाहरी लैंग्वेज है, इंडिया हैज़ हैप्पीली एक्सेप्टेड पर्शियन लैंग्वेज जो बाहरी लैंग्वेज है. तो इन दैट कैपेसिटी इंडिया विल हैप्पीली एक्सेप्ट इवन इंग्लिश लैंग्वेज. बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम अब अपना देश, अपना धर्म एंड अपना लैंग्वेज, ये वाले प्रिंसिपल जो है इंडिया में अब काफ़ी इलैबोरेटली होंगे इम्प्लीमेंट. एंड दैट फाइनली ब्रिंग्स अस टू द असेसमेंट कि अब मॉडरेट जो है बेसिकली इंडिया में वो डिसअपॉइंट हो गए बाय 1911. एक्सट्रीमिस्ट तो पहले ही अब ख़त्म हो चुके हैं 1907 1908 में ही. इवन मॉडरेट्स को जो है बेसिकली अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखा, एंड उनको जो है बेसिकली यू कैन से दैट एक मॉथ ईटन प्रोविजंस वर गिवन कि स्वराज तो नहीं मिलेगा बट जो मिल रहा है वो लेना है. वैसे इवन मुस्लिम लीग जो इट वाज नाउ डिसअपॉइंटेड बिकॉज सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ साथ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस एज वेल एज बेसिकली कैपिटल ढाका, दैट वाज द ड्रीम दैट मुस्लिम लीग ऑलवेज हैड. फर्दर इनको ये भी प्रॉब्लम था कि सिंस द कैपिटल इज़ नाउ शिफ्टेड टूवर्ड्स दिल्ली वाला एरिया, देन पंजाबी स्पीकिंग एंड उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम विल टेक केयर ऑफ द मुस्लिम सेंटिमेंट्स इन आवर कंट्री. ये तो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है ना, तो वो वाला भी एक इशू जो है लोकल लेवल पर हमको दिखाई देता है. सो मच सो दैट कि मुस्लिम लीग ने अल्टीमेटली फिर 1912 में अपना कैलकाटा सेशन कन्वीन किया. एंड ये कैलकाटा सेशन जो मुस्लिम लीग ने 1912 में कन्वीन किया था, उसमें कांग्रेस का जो स्वराज है, ये स्वराज जो है इवन बिकेम द ऑफिशियल गोल ऑफ द मुस्लिम लीग. तो मुस्लिम लीग का भी अब ऑफिशियल गोल 1912 में वही बना. तो यू कैन क्लियरली सी द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग कि इन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट तो मिला, बट सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ साथ अल्टीमेटली जो चीज़ इनको चाहिए थी, या फिर प्रिसाइजली एलाइट लीडरशिप विद इन इस्लामिक कम्युनिटी जिनको जो चाहिए थी कि एंटायर मुस्लिम लीडरशिप शॉल कॉन्सेंट्रेट टूवर्ड्स कैलकाटा और ढाका, वी कैन से दैट इज़ बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम शॉल रूल एंटायर इंडिया, वो उनका एस्पिरेशन कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाया. अल्टीमेटली ये लीडरशिप धीरे धीरे जो बॉम्बे के पास ही ट्रांसफ़र होने वाली थी, दैट इज़ मोहम्मद अली जिन्ना. अब ये लोकल लेवल के जो अगली स्पैट है इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं जाते, बट इसके ऊपर के ग्लिम्सेस मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में देखे रखे थे. बंगाली नेशनलिज्म, मराठी नेशनलिज्म, तमिल नेशनलिज्म, हिंदी नेशनलिज्म एंड आफ्टर फिर पंजाबी नेशनलिज्म. एंड ये सारे नेशनलिज्म को उठा के हमने इंडिया के लेवल पर ढकेला है इन ऑर्डर टू बिल्ड इंडियाज़ नेशनलिज्म. वैसे डिवीजन ऑफ द नेशनलिज्म भी अब हम लोगों को दिखाई देता है.
व्हाट इज़ डिवीजन ऑफ नेशनलिज्म, देन ऑब्वियसली डिवीजन ऑफ नेशनलिज्म का मतलब है कि हमारा एक रिलीजियस नेशनलिज्म चल रहा था, इट वॉज एन ऑल एनकम्पासिंग, वी कैन से, था तो नहीं बट हमको बोलना पड़ेगा कि भाई नेशनल बन रहा था इंडिया, जबकि हमने देखा था द प्रॉब्लम लाइड विद तिलक ओनली, तिलक के ऑनवर्ड ही ये रिलीजियस नेशनलिज्म इंडिया में डेवलप्ड हुआ है, एंड तिलक के साथ अल्टीमेटली अब इस्लामिक नेशनलिज्म उनके काउंटर में खड़ा हो गया। एंड ये जो डिवीजन ऑफ नेशनलिज्म है ऑन द रिलीजियस लाइन, ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन, ये अल्टीमेटली इंडिया के लिए लीथल ही प्रूव हुआ। एंड आफ्टर अब बेसिकली एक न्यू पावर स्ट्रक्चर जो इंडिया में आएगा, दैट इज़ धीरे धीरे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑनवर्ड इंडिया में बेसिकली हिंदी हार्टलैंड के अंदर जो अब धीरे धीरे आपको पावर शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। तो इंडिया में आज भी अगर आप देखोगे तो हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी वाला इशू काफ़ी सिग्निफिकेंट है, एंड अल्टीमेटली फिर हिंदी लैंग्वेज का ऐसा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग को अब तक नज़र नहीं आता है टिल 1910। अब तक तो मराठा नेशनलिज्म है, बंगाली नेशनलिज्म है, एक सर्टन लेवल का तमिल नेशनलिज्म है, एंड आफ्टर एक सर्टन लेवल का नेशन पंजाबी नेशनलिज्म है। बट नाउ सिंस कैपिटल वॉज इन दिल्ली, तो ऑब्वियसली पूरा एडमिनिस्ट्रेशन विल फेल इनटू द हैंड ऑफ द दिल्ली एंड सराउंडिंग एरिया, एंड दैट इज़ हाउ धीरे धीरे अब हिंदी एज वेल एज उर्दू स्पीकिंग लोग जो है उनका एक नया पावर स्ट्रक्चर जो वो भी इंडिया में आएगा। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी कैन सी इन दी असेसमेंट, एंड इसको लेटर ऑन जो है बेसिकली डेवलप भी करेंगे। तो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि इन बिटवीन 1907 से लेके 1912 के बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन नेशनलिज्म का क्या चल रहा था। इसी पीरियड ऑफ टाइम में अब रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म इंडिया में डेवलप्ड हुआ। दैट इज़ समथिंग दैट वी विल बी एंटरिंग इनटू, बट दैट इज़ समथिंग फॉर टुमारो। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। आज के लिए हम लोग यहीं पे रोकेंगे।